चलिए आज बेटा दो टॉपिक करने हैं हमने। एक टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी और दूसरा चैप्टर को क्लोज डाउन करेंगे आज। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। दूसरा टॉपिक है केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। दो चीजें हमें डिस्कस करनी है आज। तो फर्स्ट टॉपिक इज एस्केप वेलोसिटी। एस्केप का वैसे मीनिंग आप समझते हैं, किसी चीज को एस्केप करना मतलब उस चीज से बच के निकल जाना। तो अगर एक ऑब्जेक्ट को हम अर्थ के सरफेस से प्रोजेक्ट करें विद सर्टेन वेलोसिटी, कुछ स्पीड देके इसको ऊपर को फेंका जाए, तो ये थोड़ा सा ऊपर जाके, जैसे हमने देखा यूजुअली ऊपर जाके चीज थोड़ी दूर जाके ना वापस आ जाती है। हाँ, ये भी आप जानते हैं, स्पीड इंक्रीज करेंगे तो थोड़ा और ऊपर जाके वापस आ जाएगी। बट एक वेलोसिटी ऐसी है मिनिमम, या उससे ज्यादा स्पीड अगर रखेंगे, उससे अगर ऑब्जेक्ट को आप वर्टिकली अप प्रोजेक्ट करेंगे और वो इतनी स्पीड होनी चाहिए कि जब उसकी, आप जानते हैं ना, जैसे जैसे ऊपर को जाता है ऑब्जेक्ट उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है और टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी बिकम्स जीरो। तो हम चाहते हैं कि वो पॉइंट जहां पे जाके इसकी वेलोसिटी जीरो होती है वो इतना ऊपर जाके आए जहां से अर्थ इसको खींच ना पाए वापस, यानी ये परमानेंटली एस्केप कर जाए अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को। तो उस मिनिमम वेलोसिटी को हम बोलेंगे एस्केप वेलोसिटी। हाँ, उससे ज्यादा भी होगी तो भी एस्केप करेगा, नो डाउट। तो एस्केप वेलोसिटी जो है दैट इज द मिनिमम वेलोसिटी विद विच एक ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से प्रोजेक्ट करे ताकि उसकी वेलोसिटी जीरो होते 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 वो इतना दूर चला जाए कि अर्थ का वहां पे ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल फील्ड एक्सपीरियंस ना कर पाए। तो उस पॉइंट तक हमें इसको पहुंचाना है। तो इसमें हम यूज करेंगे एक तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सेकेंडली, प्रीवियस नॉलेज आपको क्या होना चाहिए। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया कि अगर दो मासेस हैं m1 m2, या एक मास अर्थ है एक ऑब्जेक्ट है, इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला हमने डेवलप कर लिया था, -g इंटू प्रोडक्ट ऑफ मासेस m1 m2 डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। और दूसरा हमने एक पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी which says के टोटल ऑफ मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, किसी भी पॉइंट पे ये यहाँ पहुंच जाए यहाँ पहुंच जाए कहीं भी, हर जगह टोटल ऑफ सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी सेम आएगी। तो हमें ये दो चीजें यूज करनी है और उससे हमारा आंसर निकल आएगा, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। चलिए, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो आपको आता ही है ना, काइनेटिक एनर्जी इज गिवन एज हाफ mv²। वो पुराना फॉर्मूला वही यूज करेंगे। तो मुझे अब एक तो डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, एस्केप वेलोसिटी क्या है, और दूसरा उसका जो फॉर्मूला है वो डेवलप करना है। मुझे ग्राउंड पे यानी कि सरफेस ऑफ अर्थ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का टोटल लिखना है। और ऑब्वियस है इसको बहुत दूर जाना पड़ेगा इनफाइनाइट सेपरेशन पे। तो यहाँ पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम जो भी आएगा वो हम सरफेस वाली काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के सम के साथ इक्वेट करेंगे और आंसर निकल आएगा। चलिए, अब मैं एक्स्ट्रा इंक को इरेज कर रहा हूं। मैंने आपको आउटलाइन दे दिया करना क्या है। पहले लिखिए आप डेफिनेशन, एस्केप वेलोसिटी होती क्या है। डेफिनेशन लिखिए पहले, मिनिमम वेलोसिटी with which if an object is projected away from the surface of earth,
so that it escapes gravitational pull of Earth. पहले डेफिनेशन नोट करिए, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। पहले डेफिनेशन लिख लो बेटा, फिर आगे की बात करते हैं। चलिए, कंप्लीट हो गया आई थिंक। सो व्हाट आई एम सपोज टू डू, सरफेस ऑफ अर्थ पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का टोटल, और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का टोटल, ये हमने इक्वेट कर देने हैं और आंसर आ जाएगा उससे। हाँ जी, शेष्टा क्वेश्चन है सर, इफ it won't be equal to escape velocity then object becomes a satellite। हाँ बेटा, वो डिपेंड करता है कि सैटेलाइट के लिए भी एक मिनिमम स्पीड है, सैटेलाइट के लिए भी एक मिनिमम स्पीड है ना, उस स्पीड से चलेंगे तो फिर सैटेलाइट बनेगा। उससे कम से चलेंगे सैटेलाइट को ना बेटा एंगल भी देना पड़ता है, उसमें थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट है। जो रॉकेट हम ऊपर को सेंड करते हैं ना, उसको धीरे धीरे इधर को मोड़ेगा भी, तब बनेगा सैटेलाइट, डायरेक्शन भी उसकी चेंज करनी। चलिए, अब मैं एक्स्ट्रा इंक इरेज कर रहा हूं। तो सरफेस ऑफ अर्थ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा माइनस जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय, बेटा बताया था पोटेंशियल एनर्जी में स्क्वायर नहीं आता, स्क्वायर लिख दिया फिर फोर्स होता है, ओनली डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो अर्थ के सेंटर से लेके इस बॉडी के सेंटर तक वो रेडियस ऑफ अर्थ हुआ, उसको आर ई लिखेंगे। और अगर हमने इसको वेलोसिटी दी वी ई, वी एस्केप वेलोसिटी, इस टाइम इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी ई स्क्वायर। ये तो हो गया सरफेस पे। अब मुझे सेम एनर्जी लिखनी है जब ये यहां से चला जाएगा इन्फिनिटी पे। अभी इन्फिनिटी तो वैसे बहुत दूर है, लेकिन आपकी स्क्रीन पे इन्फिनिटी आएगा नहीं, तो इसको इन्फिनिटी लेके चलिए आप। अब आप जानते हैं इन्फिनिटी पे जो डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर होगा उसको इनफाइनाइट लिखना पड़ेगा, एंड एनीथिंग बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो ही जाएगी। अब हमने इसको इतनी की वेलोसिटी देनी है, पहले इसकी वेलोसिटी यहाँ पे जाके जीरो हो गई थी और ये वापस आ गया था, थोड़ी स्पीड बढ़ाई, फिर यहां तक गया, फिर वापस आ गया। लेकिन जहां मैक्सिमम इसका डिस्टेंस होता है अर्थ से, वहां पे जाके इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो हमें बस इतनी स्पीड से फेंकना है सो दैट जब इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी ना, तब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो जाए। तो इन्फिनिटी पे जाके काइनेटिक एनर्जी भी, क्योंकि ये टॉप मोस्ट पॉइंट है इसका, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। तो ये मिनिमम वेलोसिटी निकालने जा रहे हैं ना हम। अगर इससे ज्यादा स्पीड रखेंगे उस केस में ये एस्केप भी कर जाएगा और कुछ वेलोसिटी बच भी जाएगी, लेकिन हमें वो नहीं निकालनी, हमें निकालनी है मिनिमम स्पीड ताकि सिर्फ एस्केप कर पाए। यानी इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो सारी की सारी खर्च हो जाए एस्केप करने में बस, और एंड में जाके इसकी काइनेटिक एनर्जी टोटली जीरो हो जाए। तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी तो वैसे ही जीरो थी, काइनेटिक एनर्जी भी हमें जीरो चाहिए। तो टोटल एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, टोटल एनर्जी जो सरफेस पे थी उसको इक्वेट करेंगे विद टोटल एनर्जी एट इन्फिनिटी। तो सरफेस वाली एनर्जी जो ऊपर लिखी थी हमने, इन्फिनिटी पे तो दोनों जीरो जीरो ही है, राइट हैंड साइड पे जीरो आएगा। चलिए, अब यहां से आंसर निकल आएगा बस अपना। ये जो नेगेटिव टर्म है इसको राइट पे ट्रांसफर कर लीजिए, नेगेटिव वाली टर्म को राइट पे ले जाइए। मास, मास ऑफ द बॉडी जिसको प्रोजेक्ट करना है कैंसल, तो बचा आपके पास 2gme/re, बट ये एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर था, इसका रूट ले लो, एस्केप वेलोसिटी का रिलेशन निकल आया।
अगर GME को, याद है ना, GME को क्या पुट करते रहे बार बार हम, GME को रिपीटेडली क्या पुट किया हमने, r स्क्वायर, और GR², राइट, वो पुट कर दिया, एक R से एक R कैंसिल, तो ये बचा। इसका रूट निकालना भी आसानी है, करके दिखाऊं, देखो रूट निकालना इजी, कलर चेंज कर लेते हैं। देखो G का वैल्यू बेटा पता है ना आपको, 9.8, 2 इंटू 9.8 इंटू अर्थ का रेडियस, लेकिन मीटर में, किलोमीटर में तो 6400 होता है, मीटर बनाने हैं 1000 और लगा दो बेटा, ये पॉइंट आएंगे, नीचे आएगा 10, 0 से 0 एक कैंसिल, 4 जीरो का रूट लेंगे तो 2 जीरो आएंगे, 64 का रूट लेंगे तो 8 आएगा, 98 जो है बार बार बताया 49 इंटू 2 के बराबर होता है, 49 का रूट लेंगे 7 आएगा, 2 इंटू 2 4 का रूट लेंगे 2 आएगा, तो 14, 7 इंटू 14, 14 इंटू 8 करेंगे 112, इतनी वेलोसिटी आएगी मीटर पर सेकंड में। अगर निकालनी है किलोमीटर पर सेकंड में तो 1000 से डिवाइड कर देना। तो ये वेलोसिटी है एस्केप करने के लिए, ताकि ऑब्जेक्ट कभी भी नीचे वापस ना आए। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, आपने नोट डाउन करनी है कैलकुलेशन तो वो भी लिख लो। चलिए एक बार रिपीट कर दे रहा हूं सारा कुछ। हमने अर्थ के सरफेस पे, जब ये बॉडी थी, ऑब्जेक्ट था, उस टाइम इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखी, जो कि आई थी -GMEm/RE, क्योंकि तब जो डिस्टेंस था अर्थ के सेंटर से इस बॉडी के सेंटर तक वो RE था, और जो आपने वेलोसिटी दी उसको एस्केप वेलोसिटी कह रहे हैं, वो तो उसका एक ई जो सफिक्स है यूज कर दिया हमने। तो काइनेटिक एनर्जी इसकी यहाँ पे थी 12mve²। जब ये एस्केप कर चुका, पहुंच गया इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये वाला डिस्टेंस इन्फिनिटी पुट करना है, 1/∞ 0 होता है, और हमें मिनिमम वेलोसिटी देनी है, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी देनी है, ताकि सिर्फ ये एस्केप कर पाए। सिर्फ एस्केप कर पाए मतलब इसकी वेलोसिटी यहाँ पे जाके 0 हो जानी चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0। ये वाली टोटल एनर्जी और नई वाली टोटल एनर्जी को इक्वेट किया, इक्वेट करने पे नेगेटिव वाली टर्म को राइट पे ले गए, ये तो 0 ही था, मास मास कैंसल, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई, स्क्वायर था स्क्वायर रूट, और GME की जगह हमने GR² लिखा, एक RE से एक RE कैंसल, तो √2 GRE। फॉर्मूला ये भी याद रखना है एस्केप वेलोसिटी का, किसी और प्लेनेट की बात करेंगे तो फॉर्मूला ये यूज होगा, या ये वाला भी यूज हो सकता है, दोनों ठीक है। चलो G का वैल्यू पुट कर दिया, अर्थ का रेडियस पुट कर दिया मीटर में, और सॉल्व किया तो आंसर आया 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब नोट करिए पहले साथ साथ में, और डाउट है कोई माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। बुकलेट में जो न्यूमेरिकल असाइनमेंट है उसका क्वेश्चन नंबर 11 ओपन कर लीजिए। A planet which has mass 27 times the mass of Earth and radius 3 times that of Earth. तो उस नए प्लेनेट पे एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? तो मैंने आपको बताया दो फॉर्मूले एस्केप वेलोसिटी के लिए। एक मैंने बोला √2g मास ऑफ द प्लेनेट, ई लिख देते हैं अर्थ के लिए, रेडियस ऑफ द प्लेनेट। दूसरा फॉर्मूला ट्वाइस g at the surface of the planet, acceleration due to gravity, into RE। तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला 1 और 2 यूज करना चाहिए इस क्वेश्चन में? सर 2 यूज करना चाहिए, सर 1 यूज करना चाहिए, क्योंकि हमें अर्थ का मास का ना 27 टाइम्स दिया है मास ऑफ द प्लेनेट। तो सिंपल अर्थ के लिए लिखेंगे हम ट्वाइस g इंटू मास ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ अर्थ, जो कि हमें दिया है 11.2। और उस नए प्लेनेट पे
उसको वी डैश लिख लेते हैं, वो आएगा ट्वाइस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास की जगह लिखेंगे 27 टाइम्स मास ऑफ अर्थ, रेडियस की जगह लिखेंगे 3 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। अब जरा ध्यान से देखो, ये कैंसिल हो गया बेटा 9 पे, और 9 का स्क्वायर रूट लेके मैं निकाल रहा हूं बाहर, अंदर अपने पास जो बचा उसको ध्यान से देखिए, ये ऊपर वाला ही फॉर्मूला है, सेम है ना। तो इसकी वैल्यू हमें पता है 11.2, तो यहाँ पे 11.2 लिखिए, किलोमीटर पर सेकेंड। बस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, आंसर आ गया। पर सेकेंड। होप के समझ आ गया होगा, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है इसमें। चलिए नोट डाउन करिए, अगर सभी प्लैनेट्स सेम डेंसिटी के हो जाएं, रो इक्वल टू कांस्टेंट हो जाए, तो किसी भी प्लैनेट के लिए एस्केप वेलोसिटी होगी रूट ऑफ 2g मास ऑफ द प्लैनेट बाय रेडियस। बट मास स्फीयर की लिखी जा सकती है डेंसिटी जो कि कांस्टेंट है, इनटू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब सॉरी। एक आर से एक आर कैंसिल करके यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, आर स्क्वायर का रूट लेके आर बाहर आ जाएगा, बाकी सारे पैरामीटर्स 2 ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, डेंसिटी 4/3 पाई, ये सब कांस्टेंट्स है, और आर स्क्वायर का रूट लेके आर आ जाएगा, तो एस्केप वेलोसिटी बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। यानी रेडियस डबल हो गया तो एस्केप वेलोसिटी डबल हो जाएगी। या यूं कहें कि दो प्लैनेट्स जिनका रेडियस r1 r2 का रेशो 3:4 है, उनकी एस्केप वेलोसिटी का रेशो क्या होगा, कीपिंग डेंसिटी कांस्टेंट। अगर आप ये 4 ऑप्शन दिए तो जो रेडियस का रेशो है वही एस्केप वेलोसिटी का रेशो भी होगा, तो आंसर चूज करेंगे आप 3:4, अगर 4 ऑप्शन आपको दिए। अब एक ना कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन इज प्रूव दैट एस्केप वेलोसिटी एट एनी पॉइंट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस से कुछ ऊपर जाके किसी एक पॉइंट पे एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू, यानी एस्केप कराना अगर यहां से ऑब्जेक्ट को, और ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी इसको सैटेलाइट बनाना हो, ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी जो है उनका आपस में रेशो जो है वो √2 टाइम्स आता है। यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी को इंटू √2 कर दें, ऑर्बिटल वेलोसिटी को इंटू √2 कर दें तो एस्केप वेलोसिटी आ जाएगी। ये प्रूव करना है हमें, तो ऐसा करते हैं, अर्थ के सेंटर से कुछ हाइट पे एक पॉइंट है, सो दैट जो सैटेलाइट है उसको घूमना है रेडियस r में। तो एक्चुअली हम दोनों फॉर्मूले डेवलप कर चुके हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते थे, जो ग्रेविटेशनल फोर्स था सैटेलाइट पे टूवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ, g इंटू मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ द सैटेलाइट, डिवाइड बाय ऑर्बिट का रेडियस का स्क्वायर, वही डिस्टेंस था ना दोनों में, उससे मिलती थी हमें सेंट्रीपिटल फोर्स, उसको हमने mv²/r से इक्वेट किया था। मास ऑफ सैटेलाइट कैंसिल, एक r से एक r भी कैंसिल, तो अपने पास ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला आया था, याद करो जरा, √g_me/r। एस्केप वेलोसिटी मैंने अभी ड्राइव किया, इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का टोटल, इन्फिनिटी पे जाके काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का टोटल सेम आएंगे। इन्फिनिटी पे काइनेटिक भी 0, पोटेंशियल भी 0। बस इसमें फर्क ये है कि मैंने सरफेस से नहीं ऑब्जेक्ट को एस्केप कराना, कुछ किसी और पॉइंट से कराना है यहां से। तो पिछली बार हमने लिखा था यहाँ पे -gmem/re, जब सरफेस से एस्केप कराना था। इस बार जो नया डिस्टेंस है वो लिख दो r, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो 12 mv²।
इसको टर्म को अभी अभी करके हटे, डेरिवेशन राइट पे लेके गए, मास मास कैंसिल, 2 को ऊपर, तो अपना आंसर आ गया वी एस्केप इक्वल टू रूट ऑफ 2 GME अपॉन, अब ये वाला डिस्टेंस आएगा स्मॉल आर, पिछली बार हमने यहाँ आर ही लिखा हुआ था। ओके, अब जरा दोनों को कंपेयर करिए बेटा, इसको और इसको। अगर मैं 2 को बाहर छोड़ दूं एज रूट 2, तो बाकी जो बचा अपने पास वो ऑर्बिटल वेलोसिटी है। चेक करो, 2 को अगर बाहर छोड़ दें एज रूट 2, तो बाकी जो बचा √GME/r वो ऑर्बिटल वेलोसिटी है ना। That means escape velocity is √2 times the orbital velocity at that point. ध्यान से सुनो, अगर एक सैटेलाइट जो है यहां पे जब चल रहा था तब उसकी वेलोसिटी लेटस से थी, मान लेते हैं 8 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इसकी वेलोसिटी को हम 8 किलोमीटर पर सेकेंड की बजाय इंटू √2 टाइम्स कर दे, यानी √2 टाइम्स किया तो 1.414, इसको सॉल्व करेंगे रफली इतना ही आ जाएगा बेटा। इतनी स्पीड कर दें, अगर √2 टाइम्स स्पीड कर दें इसकी, तो ये एस्केप कर जाएगा। ये इतनी निकालना आपने अभी भी, एस्केप वेलोसिटी यही आएगा, सॉल्व करना है इसको। सो एस्केप वेलोसिटी चाहे अर्थ के सरफेस पे या किसी और हाइट पे कहीं भी निकालोगे, वो ऑर्बिटल वेलोसिटी का √2 टाइम्स होती है। या यूं कहो, एस्केप वेलोसिटी के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा, काइनेटिक भी स्क्वायर आता है ना v का, तो √2 का भी स्क्वायर कर लो, वो √2 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग ऑर्बिटल मोशन होगी। नहीं समझाया, दोबारा सुनो। काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी का स्क्वायर आता है ना। तो अगर वेलोसिटी एस्केप वाली जो है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी का √2 टाइम्स है, तो एस्केप करने के लिए जो काइनेटिक एनर्जी चाहिए वो ऑर्बिट करते टाइम जो काइनेटिक एनर्जी थी उसको डबल कर दो बेटा। यानी अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी थी 500 जूल, अगर आपने इस काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दिया, 1000 जूल कर दिया बेटा, पक्का एस्केप करेगा ये 10,000 जूल। डबल कर दो काइनेटिक एनर्जी को। चलिए, होप कि क्लियर हो गया होगा पॉइंट। ये जो ऊपर मैंने एक्स्ट्रा लिखा वो भी नोट डाउन करना बेटा। एस्केप वेलोसिटी किसी भी हाइट पे ऑर्बिटल वेलोसिटी का √2 टाइम्स, काइनेटिक एनर्जी टू एस्केप इज इक्वल टू 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऑर्बिट, वो डबल होती है। काम आएगा पॉइंट ऑब्जेक्टिव। चलिए अब नोट डाउन करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाला भी। डायग्राम बनाने को रहने देना, कोई बात नहीं, उसके बिना भी चल जाएगा। तो पहला लॉ था ऑर्बिट का, सभी प्लैनेट्स को सन के अबाउट घूमना है इन एन ऑर्बिट विच इज इलिप्टिकल इन शेप। इलिप्स के होते हैं 2 फोकाई, 2 सेंटर्स, उनमें से एक सेंटर पे होगा सन। तो ये मैंने सन ड्रॉ कर दिया। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ एरिया, जो लाइन ज्वाइन करती है प्लैनेट को सन के साथ, उसको इक्वल टाइम्स में, यहां से यहां आने में टाइम लगा मान लो t, और इधर से इधर आने में भी लगा टाइम t, इक्वल टाइम इंटरवल्स में ये वाला एरिया A1 और ये वाला एरिया A2 ये बराबर के कवर हो। तो ये 2 लॉज तो बेटा हम पहले भी पढ़ चुके हैं रोटेशनल मोशन में। तीसरा हमने आज प्रूव करना है, तो पहले आप इन दोनों को नोट डाउन करिए एक बार। थर्ड लॉ सेज स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द प्लेनेट, एक चक्कर पूरा करने में जो टाइम लगेगा वो ऑर्बिट के रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल है। प्रूव करने के लिए हम सर्कुलर मोशन के साथ ही डिस्कस करेंगे। सर्कुलर मोशन में जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो फोर्स हमें मिलेगा
by the gravitational force between sun and the planet, g into m1 m2 by r square. r स्क्वायर का एक r कैंसल, प्लेनेट का मास कैंसल, तो v स्क्वायर इक्वल टू g इंटू मास ऑफ सन बाय r। v की जगह लिख दीजिए टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड डिवाइड बाय कितने टाइम में वो कवर होता है, उसको टाइम पीरियड कहते हैं। स्क्वायर कर लीजिए, 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर बाय t स्क्वायर आएगा। ये r स्क्वायर इस r से मिलके r क्यूब हो जाएगा, इधर t स्क्वायर आएगा, बाकी सारे पैरामीटर्स हैं कांस्टेंट। तो अगर ऐसे लिखना है तो भी ठीक है, या फिर 4 पाई स्क्वायर को ऊपर g इंटू मास ऑफ सन नीचे, तो टी स्क्वायर लेफ्ट पे रह जाएगा, आर क्यूब राइट पे आ जाएगा और कांस्टेंट आ जाएगा। तो इट इज वैलिड बोथ वेज। यू कैन राइट टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, यू कैन राइट आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, कांस्टेंट चेंज हो जाएगा बस थोड़ा सा। आइदर 4 पाई स्क्वायर बाय जी एम एस, ऐसे लिखेंगे तो जी एम एस ऊपर आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर नीचे चला जाएगा। यू कैन राइट बोथ वेज। चलिए नोट डाउन करके मुझे एक बार चैट बॉक्स में डन लिखेंगे। सेम डेरिवेशन अभी अभी जो आपने फिनिश की है, केपलर सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग टाइम पीरियड का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है। फॉर्मूला आपको गिवन है, आपको के का रिलेशन निकालना है बाकी पैरामीटर्स के साथ। तो वही जो डेरिवेशन की अभी हमने, प्लैनेट को सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा फ्रॉम ग्रेविटेशनल पुल, इक्वेट करो, मास मास कैंसल, एक आर कैंसल, जी एम बाय आर बचा, v की जगह अभी हमने 2 पाई आर बाय टी पुट किया था, स्क्वायर कर लो, एक r और मल्टीप्लाई होके r क्यूब हो जाएगा और इधर t का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, जी एम को नीचे ले जाओ क्योंकि आपको लेफ्ट पे टी स्क्वायर रखना था। तो राइट पे जो चीजें कांस्टेंट है वही k है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57, kinetic energies of a planet in an elliptical orbit about the sun at positions A, B, C, are Ka, Kb and Kc respectively. AC जो है वो मेजर एक्सिस है, SB is perpendicular to AC, पोजीशन ऑफ सन इज S। तो आपको बताना है कौन सी एनर्जी सबसे ज्यादा, कौन सी सबसे कम। तो जैसा मैंने आपको बताया कि प्लैनेट जब चलता है इलिप्टिकल ऑर्बिट में, इलिप्टिकल ऑर्बिट में उसका जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है सन से, वो तब होता है जब प्लैनेट अपनी मेजर एक्सिस पे होता है। फारदेस्ट डिस्टेंस भी मेजर एक्सिस पे ही आता है, सबसे दूर प्लैनेट यहाँ पे बनेगा राइट हैंड साइड पे, और नियरेस्ट प्लैनेट यहाँ पे बनेगा लेफ्ट हैंड साइड। और किसी भी पॉइंट पे अगर प्लैनेट हुआ हियर हियर, तो उसका डिस्टेंस सन से ज्यादा ही रहेगा। क्लोजेस्ट डिस्टेंस जो है सन से, दैट इज एट दिस पॉइंट, लेजर ऑन। लैपटॉप हैंग हो गया लग रहा है। अच्छा आपको आवाज सुन रही मेरी ना बेटा? Yes, sir. सुन रही है? Yes, sir. कर्सर भी नजर आ रहा है आपको? कर्सर Yes, sir. कर्सर दिख रहा है, ठीक है। तो बेटा ये जो पोजीशन है ना ए वाली, इस पोजीशन में मिलेगी हमें हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। जितना सन के पास आएगा प्लेनेट, उतनी स्पीड उसकी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो पॉइंट ए पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी,
पॉइंट सी पे मिनिमम काइनेटिक एनर्जी मिनिमम और बी पे इंटरमीडिएट होगी, तो कौन सा चॉइस फिर सही है? विच चॉइस इज करेक्ट? हाँ बोल के बताइए, मेरे पास चैट बॉक्स ओपन नहीं होगा अभी। हाँ जी, कौन सा ऑप्शन? सेकंड। सेकंड ऑप्शन। option. हाँ, ए पे Yes, sir. हाईएस्ट, बी पे उससे कम, सी पे सबसे कम। चलिए ठीक है, आप ये क्वेश्चन समझने वाला था, इसमें कुछ नोट डाउन करने वाला नहीं है। आप दोबारा लॉगिन करेंगे एक बार, दोबारा लॉगिन करेंगे एक बार। If we find a new planet which is revolving around the sun at a distance 25 times the distance of Earth from the sun, जितना सन से अर्थ का डिस्टेंस है ना, उससे 25 टाइम्स अवे एक और प्लेनेट अगर ऑर्बिट कर रहा हो तो उसका टाइम पीरियड ईयर्स में कितना होगा? जो अर्थ वाला ईयर है उसी की बात हो रही है। तो एक काम करो, आप पहले खुद ट्राई करो। टाइम पीरियड का स्क्वायर आर के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। आगे अपने आप जरा ट्राई करो क्या आंसर आता है। टाइम पीरियड का स्क्वायर ऑर्बिट के रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल। तो अर्थ अगर रेडियस आर में घूम रही थी तो वो नया प्लेनेट घूम रहा है इन अ रेडियस 25 आर। तो अर्थ का टाइम पीरियड का स्क्वायर इक्वल टू वही कांस्टेंट जो हमने लिखा था, कांस्टेंट जो आपने लिखा 4 पाई स्क्वायर जी इंटू मास ऑफ सन आर क्यूब, केपलर क्यूब। चलो, नए प्लेनेट का टाइम पीरियड का स्क्वायर, नई रेडियस 25 आर क्यूब, कांस्टेंट तो सेम ही आएगा। चाहो तो के लिख लेना, इसको इजी रहेगा। टी स्क्वायर के आर क्यूब, टी डैश स्क्वायर के इंटू 25 आर क्यूब। दोनों को करो डिवाइड। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो, के कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा टी डैश स्क्वायर बाय टी, के भी कैंसिल, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, आपके पास बचेगा 25 का क्यूब। तो टी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का क्यूब नहीं आपने करना, आप इसको 3 बार लिख लो बस, इंटू टी स्क्वायर। रूट ले लो अब बेटा, रूट लिया तो टी डैश बचेगा यहाँ पे, 25 का रूट 5, फिर 25 का रूट 5, फिर 5,
और टी स्क्वायर का रूट टी, तो ये बना बेटा 125 और अर्थ का टाइम पीरियड है 1 ईयर, तो आंसर आ जाएगा 125 ईयर। दोबारा देखो सारा कुछ, इनको डिवाइड कर लो दोनों इक्वेशंस को, आपके पास जो कांस्टेंट के था ना यहाँ पे वो कैंसिल आउट हो जाएगा। नया रेडियस 25 टाइम्स अर्थ वाला रेडियस, और अर्थ का टाइम पीरियड है 1 साल, है ना, 1 ईयर, 1 स्क्वायर। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल कर दो, और इधर बचा 25 का क्यूब। क्यूब मतलब 25 को 3 बार लिखना है, करना नहीं आपने क्यूब। फिर ये स्क्वायर था, रूट लेना पड़ेगा, 25 का रूट 5, फिर 5, फिर 5, सॉल्व करके 125 ईयर्स। चलो जिनका नहीं हुआ फटाफट नोट डाउन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, मून पे एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है? अर्थ पे है। इसके पीछे आज का टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी। किसी प्लेनेट पे एटमॉस्फेयर होना या नहीं होना, वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक, उस प्लेनेट से, उसके सरफेस से एस्केप करने के लिए कितनी वेलोसिटी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो गैस मॉलिक्यूल्स है ना बेटा, उनकी वेलोसिटी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली हियर देयर दे कीप ऑन मूविंग इन ऑल डायरेक्शंस। मॉलिक्यूल चलते रहते हैं और उनकी जो चलने की स्पीड है वो उनके टेम्परेचर, जो कि केल्विन में होगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, उसके स्क्वायर रूट के ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो प्लेनेट का टेम्परेचर डिसाइड करता है कि जो मॉलिक्यूल्स है वो कितनी स्पीड से चल रहे हैं। अगर मॉलिक्यूल्स की स्पीड v एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा हुई, जितनी स्पीड से एस्केप करना है मॉलिक्यूल की स्पीड एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है, तो फिर वो एस्केप कर जाएंगे, यानी कि उस प्लेनेट को छोड़ के चले जाएंगे। और अगर मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से कम है तो फिर गैसेस वहां पे स्टे करेंगी। उस प्लेनेट का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो मॉलिक्यूल्स को होल्ड कर सकता है, गैसेस को होल्ड कर सकता है। तो आपका आंसर जो है उसमें दो चीजें आएंगी। नंबर 1, उस प्लेनेट पे एस्केप वेलोसिटी कितनी है। नंबर 2, उस प्लेनेट के सरफेस पे मॉलिक्यूल्स की स्पीड कितनी है। उसका वैसे फॉर्मूला अभी आएगा आपके सामने, 3RT मोलर मास होता है। तो ये दो पैरामीटर्स टुगेदर डिसाइड करते हैं कि एटमॉस्फेयर होगा या नहीं होगा। तो प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन अ प्लेनेट या मून, that is determined by two parameters. One is escape velocity at the surface of the planet. दूसरा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। यहाँ पे बी डाल देना, मैंने लिखा नहीं, 2 पॉइंट्स। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला है थ्राइस गैस कांस्टेंट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मोलर मास ऑफ द गैस। T is absolute temperature. R is gas constant. तो बेसिकली जो आरएमएस स्पीड है ना गैस मॉलिक्यूल्स की, वो टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर आरएमएस वेलोसिटी हुई एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा, तो गैसेस उस प्लेनेट को, सरफेस को ना एस्केप कर जाएंगी। इसलिए मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है,
क्योंकि उसकी सरफेस पे जो एस्केप वेलोसिटी है वो कम, और जो मॉलिक्यूल्स की आरएमएस वेलोसिटी है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वो है ज्यादा। चलो फिर लास्ट का पैरा थोड़ा सा नीचे कर दो। नहीं, मैं हटा देता हूँ एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा है उसको रिमूव कर देता हूँ, अब क्लियर हो जाएगा। चलिए नोट डाउन करिए बेटा, एंड इट क्लोजेस द चैप्टर। अब थोड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट क्लास।